नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आर्यन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कहानी अपराध की में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं केरल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, जिसे इंडिया के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले पुलिस अफसर को भी घुमा कर रख दिया। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी कहानी जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी एक कड़ी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। सुराग के नाम पर कुछ भी बड़ा नहीं, ना चेहरा, ना शरीर और ना ही लाश, सिवाय ड्रम में भरी ईंट और कंक्रीट में दबी कुचली टूटी फूटी कुछ हड्डियों के, बदन से सड़कर गल चुके कुछ कपड़ों के, कुछ पुराने नोट के टुकड़े। किसी मर्डर मिस्ट्री में रहस्यों से भरी अगर आपने कोई उपन्यास पढ़ी होगी तो ये अकेला केस ही किसी ग्रंथ से कम नहीं है, जिसके हर पन्ने में एक रहस्य है, जिसे सुलझाने के लिए देश के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले और दर्जनों मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाले भी कई बार चकरा गए थे। आखिरकार टूटी हड्डियों से मिले एक अदने से स्क्रू ने पूरी मिस्ट्री की परतें खोलकर रहस्य को सामने ला दिया। असल में ये इंडिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में एक मानी जाती है। इसे इंडिया की सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। केरल के कोच्चि शहर की एक खूबसूरत झील, लेकिन एक दिन यहाँ से बेहद ही बदबू आ रही थी। वो तारीख थी 7 जनवरी साल 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक ड्रम था, उसी से ये गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहाँ से इंसानी बदबू आ रही थी। वहाँ के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तोड़वाया तो उससे कोई लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती ही गई। यानी ये तो समझ में आ गया इसमें कोई इंसान था, पर कौन, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तोड़ फोड़ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पता चले कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत, क्योंकि ना सिर था और ना पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि ये जानना मुश्किल था कि ये किसके हैं। और कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़ों के टुकड़े तो कुछ पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि एक ड्रम में जितनी सिमटी हुई कुछ इंसानी हड्डियां मिली, असल में पूरा मामला सागर की गहराई से भी ज़्यादा उलझा हुआ है। खबर अगले दिन यानी 8 जनवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपी। ये खबर आई पनंगत झील के पास एक ड्रम में लाश मिली, लेकिन लाश किसकी है या औरत पता नहीं। फिर जांच शुरू हुई। केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए साउथ इंडिया शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को जिम्मेदारी दी गई। ये बड़ी से बड़ी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में माहिर माने जाते थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ मिला था उसका 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर NK उन्मेष को दी गई। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम में क्या क्या मिला है। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़ों के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी, एक स्क्रू, एक वाशर, टूटा हुआ जबड़ा। अब बाल के छोटे छोटे टुकड़े को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि ये कम उम्र के लड़के या लड़की की लाश हो सकती है। उसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थी। पोस्टमार्टम वाली टीम के किसी एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों के बाल से ज़्यादा है। लेकिन फिर ये तय हुआ कि कई लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर ये तय नहीं हो सका कि आखिर ये लड़का है या लड़की, किसकी लाश है। अभी साइंटिफिक रिपोर्ट आने में कई दिन लगते। इसी बीच ड्रम से मिले इंडियन करेंसी की शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले जांच अधिकारी सीबी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपए के 3 नोट और एक 100 रुपए का नोट था, लेकिन ये नोट साल 2018 में बंद हो चुके थे। 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी में बंद हो चुके थे। लिहाजा जांच अधिकारी ने यह मान लिया कि जिस किसी की भी ये लाश है उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी। ये मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से तो पहले का ही होगा। अब सवाल ये था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था कि कैसे पता करेंगे कि गुमशुदा हुआ कोई लड़के की जांच करें या फिर लड़की की। उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल या फिर उससे भी ज़्यादा उम्र की, क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस मर्डर मिस्ट्री ने इतना उलझाया कि शेरलॉक होम्स भी कुछ समय के लिए शांत पड़ गए। आखिर करें तो करें क्या। कुछ दिन बीते, पोस्टमार्टम की जांच चल ही रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी 2018।
उस दिन डॉक्टर एनके उन्मेष को हड्डी के टुकड़ों में एक स्क्रू और वाशर मिला। करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्रू था। बारीकी से जांच करने पर यह समझ आया कि उस हड्डी के ढांचे में ये बाई एड़ी वाला हिस्सा है, उसी में ये स्क्रू फिट किया हुआ था। लेकिन उस पर कुछ ऐसा नहीं पड़ने में आ रहा था जिससे कोई सुराग मिल सके। लेकिन ये जानकारी अहम साबित होगी या नहीं, ये सोचते हुए डॉक्टर उन्मेष ने सीबी टॉम को फ़ोन कर दिया। ये बताया कि मुझे लगता है कि एक सुराग तो मिला है, लेकिन उससे कितनी मदद मिल पाएगी वो समझ नहीं आ रहा। बाईं एड़ी वाली हड्डी में एक स्क्रू मिला है जिसे कभी फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में फिट कराया गया होगा, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका है कि पढ़ना मुश्किल है। ये सुनते ही सीबी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और उस अदने से स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फ़ोटो करानी शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन अहम सुराग मिला। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था। वो शब्द था पिटकार। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोच्चि या एर्नाकुलम जिले के किस हॉस्पिटल में हुआ होगा, किस मरीज के लिए ये इस्तेमाल किया गया होगा। ये बड़ी चुनौती थी। अब ये भी पता नहीं था कि आखिर ये किस साल में लगवाया गया होगा। मतलब कुल मिलाकर सुराग तो मिला, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे उस मरने वाले की पहचान मिल जाए। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। अब ये मानकर कि लाश के साथ मिले पुराने नोट कम से कम नवंबर 2016 से पहले की ही होंगे, इसलिए उस पिटकार कंपनी अधिकारियों से संपर्क कर ये डिटेल मांगी गई कि साल 2016 में ऐसे स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बैच का पता चला और जानकारी मिली कि 2016 में कुल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 में से 155 तो महाराष्ट्र और गुजरात में गए थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहां और किन मरीजों को ये स्क्रू लगाए गए थे इसकी डिटेल निकाली गई। शेरलॉक होम्स की अगुवाई में 5 से ज़्यादा पुलिस टीमें इसकी जांच में जुट गईं। तब जाकर केरल के सभी 6 मरीजों की जानकारी मिल गई। इन मरीजों में 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी नहीं मिली। उस मरीज का नाम था शकुंतला, उम्र करीब 60 साल। वो महिला थी, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लगता था मरने वाले की उम्र तो 15 से 25 साल होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ी। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाई एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था, वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती कराया था उसका नाम निकाला गया, तब अश्वती का नाम मिला। रिश्ते में ये शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस उस अश्वती के पास पहुंची। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और अब वह कहाँ है। जवाब मिला कि कई साल से वो उनके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। अश्वती ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके कुछ दिन बाद वो शकुंतला यानी अपनी माँ से मिलने गई तो वो दिल्ली जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद कभी कोई संपर्क ही नहीं हुआ। अब लगता है कि वो कहीं गायब हैं। इस बारे में पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। तब उसने बताया कि और माँ के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो सच में कहीं चली गई है, लिहाजा पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। अब पुलिस को काफ़ी हद तक लग गया कि उस नीले ड्रम में जिसकी लाश थी वो शकुंतला की हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। अब पुलिस ने लेफ्ट एंगल में लगी स्क्रू के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि 1 सितंबर 2016 को किसी ट्रक वाले ने उसकी मां शकुंतला की स्कूटी में टक्कर मार दी थी, जिससे वो काफ़ी चोटिल हो गई थी। उनका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसी के इलाज के दौरान अस्पताल में बाई एड़ी में स्क्रू फिट किया गया था। ये सब कुछ कोच्चि के VKM अस्पताल में हुआ था। चूँकि उसी अस्पताल से शकुंतला और उसकी बेटी अश्वती की डिटेल मिली थी, इसलिए काफ़ी हद तक ये समझ आ गया मरने वाली शकुंतला ही है। लेकिन फिर भी सबूत के तौर पर बेटी अश्वती का DNA सैंपल लेकर जांच कराने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर ये शकुंतला है तो उनका मर्डर क्यों किया गया, किसने मर्डर किया और उसके पीछे की वजह क्या है। सवाल ये भी था कि बेटी और माँ में ऐसा क्या रिश्ता था कि उसे 2 साल में कभी कोई चिंता ही नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने अश्वती की पूरी डिटेल निकालना शुरू की। उसके साथ ही शकुंतला का बैकग्राउंड भी खंगाला गया। इसमें भी पूरी कहानी उलझी हुई मिली, लेकिन जब उसे सुलझाया गया तब मर्डर, कातिल और कत्ल सबकी वजह सामने आ गई। सबसे पहले पुलिस ने
अश्वती की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो सुधी नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन शकुंतला इस रिश्ते के काफ़ी खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटी अश्वती उस लड़के से शादी करे। इस वजह से कई साल पहले अश्वती अपने प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर चली गई। कई सालों तक वो संपर्क में नहीं रही। उस शादी से अश्वती के 2 बच्चे भी हुए। इधर शकुंतला ने लॉटरी खरीदने बेचने का धंधा शुरू कर लिया था। वो स्कूटी से आती जाती थी। साल 2015 की ही बात है जब अश्वती और सुधी के बीच रिश्ते खराब हो गए और दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद अश्वती साल 2016 के शुरुआती महीने में ही अपने 2 बच्चों को लेकर मां शकुंतला के पास आ गई। कोच्चि के उसी इलाके में मां और बेटी साथ रहने लगी। उसी समय अश्वती की मुलाकात टीएम सजित से हुई। सजित SPCA सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल्स में कार्यरत था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सजित कई बार अश्वती के साथ ही उसकी मां वाले मकान में ही रहता था। इस तरह अश्वती को उसके दोनों बेसहारा बच्चों के लिए भी सहारा मिल गया था। लेकिन अश्वती की मां शकुंतला को ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब पुलिस ने अश्वती से पूछा कि सजित कहाँ है। तब इस पूरी जांच में एक और बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आती है। अश्वती ने बताया कि इसी साल 2018 में 9 जनवरी को ही सजित की अचानक मौत हो गई है। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ये वही तारीख थी जिस दिन स्थानीय अखबारों में जेल किनारे नीले ड्रम में लाश मिलने की खबरें छपी थी। अब जांच अधिकारियों को ये अजीब इत्तेफाक वाकई चौंकाने वाला लगा। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसी दिन सजित की मौत हो गई। इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने उस हॉस्पिटल से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पड़ताल की। तब पता चला कि वाकई अटैक आने से मौत हुई थी, लेकिन ये इत्तेफाक बेहद अजीब था। लिहाजा पुलिस ने अब सजित का बैकग्राउंड तलाशने लगी। अब सजित की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि सागिर नाम की लड़की से उसने पहले ही शादी की थी। उसका एक बच्चा भी था। अश्वती से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पुलिस ने अजित के कुछ दोस्तों से पूछताछ की तो ये भी पता चला कि उससे शकुंतला काफ़ी नाराज रहती थी। उसके बाद पुलिस ने सजित की पत्नी से पूछताछ की। उसमें पता चला कि हाँ, ये बात सच है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। फिर पुलिस ने अश्वती से जानकारी जुटाई। आखिरी बार जब शकुंतला गायब हुई थी तब क्या हुआ था। अश्वती ने बताया कि मां के पैर का ऑपरेशन कराने के लिए 1 सितंबर 2016 को अस्पताल में भर्ती हुए थे। स्क्रू लगाए जाने के बाद प्लास्टर लगाकर अस्पताल में 15 सितंबर को छुट्टी हुई थी। उसी दिन घर आ गए थे, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही 19 सितंबर 2016 को शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया। दूसरे भी कई इन्फेक्शन हो गए थे, इसलिए बच्चे और मुझे कोई इन्फेक्शन न हो जाए, इसलिए अश्वती अपने दोनों बच्चों को लेकर मां शकुंतला से अलग होकर दूसरे इलाज में कुछ दिनों के लिए चली गई थी। इसके बाद 26 सितंबर 2016 को जब वो मां के पास पहुंची तो सजित मिला। उसने बताया कि तुम्हारी मां मिशनरी की नर्सों के साथ दिल्ली चली गई है, इसलिए मुझे लगा कि उनसे मेरी नाराज़गी रहती थी। वो खुद ही चली गई तो कोई बात नहीं, फिर मैंने भी कभी संपर्क नहीं किया। अब पुलिस 19 से 26 सितंबर 2016 के बीच वो नीला ड्रम कहाँ से खरीदा गया था, किसने खरीदा था, ये सब कुछ जांच करने लगी। सजित के कुछ दोस्तों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने सजित के करीबी दोस्त सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब जाकर मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ पाया। सुरेश ने पुलिस को बताया कि असल में जिसकी लाश मिली है वो शकुंतला की है। उनकी हत्या सजित ने ही की थी। हत्या करने की पीछे की वजह भी उसने बताई। पता चला कि शकुंतला को पता चल गया था कि सजित पहले से शादीशुदा है और मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। इस बारे में वो बार बार धमकी देती थी कि इस बारे में वो बेटी को पूरी बात बता देंगी। 19 सितंबर 2016 को जब अश्वती घर से बाहर दूसरे लॉज में चली गई, उसी के बाद सजित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बाकायदा इसके लिए उसने एक दोस्त के जरिए प्लास्टिक वाला ड्रम खरीदा। 19 से 25 सितंबर 2016 के बीच में ही शकुंतला की हत्या की और फिर उनकी लाश को ड्रम में डालकर उसमें पहले गोबर और दूसरी चीज़ें भरी। इसके बाद उसमें कंक्रीट और ईंट डालकर सीमेंट डाल दिया, जिससे लाश का पता ही नहीं चले। के बाद ऑटो रिक्शे में उस ड्रम को लाद कर उसी झील में फेंक आया था। जिस ऑटो से लाश से भरे ड्रम को ले जाया गया था वो सुरेश का ही था। अब वही ड्रम कुछ महीने बाद ही उस झील के एक छोर पर पहुंच गया था, जिसे वहां के मछुआरों ने भी देखा था, लेकिन बदबू नहीं आने से कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 2 साल बाद उस एरिया में काफ़ी बदबू आने लगी। तब पुलिस को जानकारी मिली थी। इस तरह मर्डर के करीब 2 साल बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, लेकिन ये खुलासा अधूरा ही था क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप लगा उसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस ने शकुंतला का बैकग्राउंड निकाला
तो वो भी उलझा हुआ मिला। असल में शकुंतला के कौन माता पिता थे इसकी कभी कोई जानकारी नहीं मिली थी। जब वो 6 महीने की थी तब एक तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। उसे लड़कियों की मां सरस्वती ने पाला था। बड़ी होने पर शकुंतला की शादी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता दामोदरन से हुई थी। इस शादी के बाद शकुंतला को एक बेटा अनूप और बेटी अश्वती हुई थी। पति दामोदरन को एक पॉलिटिकल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी। उसके बाद साल 2012 में बेटे अनूप ने सुसाइड कर लिया था। तब से शकुंतला अपनी बेटी अश्वती के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन बाद में अश्वती भी प्रेमी सुधी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। फिर 2016 के तलाक के बाद ही अश्वती अपनी मां शकुंतला के साथ रहने आई, लेकिन 26 सितंबर 2016 को शकुंतला भी अचानक गायब हो गई और खराब रिश्तों की वजह से अश्वती ने कभी पुलिस में शिकायत ही नहीं की। यहाँ हैरानी वाली बात थी कि आखिर अश्वती ने दूसरे प्रेमी सजित से कभी मां को लेकर ज़्यादा सवाल क्यों नहीं पूछे। इस पर वो कहती है कि मुझे लगता था कि सजित मेरे पहले पति के दोनों बच्चों की देखरेख भी करता है और मुझे भी मदद करता है, और माँ तो नाराज रहती थी, इसलिए सजित से कभी ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। लेकिन उसका यही सवाल नहीं पूछना 2 सालों तक जिस माँ को जिंदा समझती रही, असल में वो मुर्दा थी। ऐसी मुर्दा जिसकी चिता को भी वो आग नहीं दे सकी, ना कभी समझ सकी कि जिसके साथ वो 2 सालों से रह रही है असल में वही उसकी माँ का कातिल था। लेकिन जब माँ के कातिल का पता चला तो उससे पहले ही सजित भी मर चुका था। अब पुलिस का मानना है कि किसी केमिकल के ज़्यादा सेवन से सजित को सर्वाइकल अटैक आया और मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी कहानी केरल की शकुंतला की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नई अपराध की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।